हमें लड़ना होगा। बाबा हमारी मदद करो। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतरते हैं जो सिनेमा के पर्दे पर तो अभी नहीं आई, लेकिन जिसकी गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। हमारे पास अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की पूरी कहानी का एक जबरदस्त सारांश है। आज इस गहरी चर्चा में हम इस कहानी की एक एक परत को खोलेंगे, किरदारों के बदलते रिश्तों को समझेंगे और ये जानेंगे कि पेंडोरा के भविष्य में आखिर लिखा क्या है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक और सीक्वल की कहानी नहीं लगती। ये पेंडोरा की दुनिया के नियमों को पूरी तरह से बदल देती है। जो लड़ाई अब तक इंसानों और नावी के बीच थी, वो अब नावी लोगों के बीच ही होने लगती है। हाँ, एक गृह युद्ध का रूप लेने लगती है। यहाँ एक परिवार को बचाने की कोशिश पूरे ग्रह को बचाने की जंग बन जाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पहली दो फिल्मों ने इस तीसरी कहानी के लिए जमीन कैसे तैयार की? सही कहा। पहले फिल्म की कहानी याद करें तो वो काफी सीधी थी। इंसान धरती के खत्म होते संसाधनों की वजह से पेंडोरा पर आते हैं। हाँ, उनका मकसद था वो कीमती मिनरल अनऑब्टेनियम निकालना। बिल्कुल। और जेक सली, एक पूर्व सैनिक, अपने भाई की जगह अवतार प्रोग्राम में जाता है, एक जासूस बनकर। हाँ, और फिर कहानी पूरी पलट जाती है। वो नावी लोगों से, उनकी संस्कृति से और नीतिरी से जुड़ जाता है और इंसानों के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। और अंत में वो तोरुक माक्तो बनकर सभी कबीलों को एकजुट करता है और कर्नल माइल्स क्वारिच की सेना को हरा देता है। एक बाहरी रक्षक बन जाता है। सही। लेकिन दूसरी फिल्म द वे ऑफ वाटर इस कहानी को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बना देती है। कई साल बीत चुके हैं। जेक और नेतीरी का अपना परिवार है, बच्चे हैं, नितेयम, लोआक, टुक और कीरी और वो इंसानी बच्चा स्पाइडर। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन तभी कर्नल क्वारिच की वापसी होती है। और इस बार वो इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक अवतार के शरीर में आता है। हाँ, और उसका मकसद अब पेंडोरा के संसाधन नहीं है। उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ जेक सली और उसके परिवार से बदला लेना। और यही वो मोड़ है जहां संघर्ष का पैमाना एकदम बदल जाता है। बिल्कुल। जैक अपने कबीले को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपने परिवार के साथ अपना घर छोड़कर पानी में रहने वाले मेटकाइना कबीले की शरण में चला जाता है। लेकिन कुवारिच उन्हें वहां भी ढूंढ लेता है। और उस लड़ाई का नतीजा बहुत बहुत भयानक होता है। जेक का बड़ा बेटा नेतेयम मारा जाता है। ये एक ऐसा घाव है जो जेक और नेतेरी को अंदर तक तोड़ देता है। और यही दर्द, यही गुस्सा तीसरी फिल्म की नींव रखता है। अब ये सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई नहीं रही। हाँ, अब ये बेटे की मौत का बदला लेने की लड़ाई भी है। सही पकड़ा। नितेम की मौत के बाद जेक का नजरिया बदल जाता है। वो अब सिर्फ बचाव नहीं करना चाहता, वो हमला करना चाहता है। हाँ, वो क्वारिच को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। और यहीं से हमारी तीसरी कहानी फायर एंड ऐश की असल शुरुआत होती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बड़ी जंग से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही छोटी निजी समस्या से होती है। एक रात स्पाइडर के ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन कम होने लगती है और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। ये देखकर जेक को एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। हाँ, उसे समझ आता है कि वो स्पाइडर को हमेशा इस तरह नहीं बचा सकता। पेंडोरा की हवा उसके लिए जहर है। और बहुत भारी मन से जेक और निथिरी ये फैसला करते हैं कि स्पाइडर को इंसानों के बेस पे वापस भेजना ही सही होगा, ताकि उसकी जान बची रहे। लेकिन कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? जब जेक स्पाइडर को भेजने के लिए हवा के सौदागरों से मिलता है तो उन पर हमला हो जाता है। और हमला करने वाले इंसान नहीं है, वो नावी हैं, एक ऐसा कबीला जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, राख कबीला। और ये एक ऐसा मोड़ है जो पेंडोरा की दुनिया को पूरी तरह से बदल देता है। मतलब अब तक हम सोचते थे कि नावी और इंसान के बीच की लड़ाई अच्छाई बनाम बुराई है, लेकिन राख कबीले का आना हमें बताता है कि पेंडोरा वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बाहरी दुश्मन की कहानी नहीं रही? नहीं, ये एक गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है। एक मिनट, लेकिन ये राख कबीला है कौन और वो जेक पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये आग और ज्वालामुखी से जुड़ा एक बहुत ही आक्रामक कबीला है। इनकी लीडर है वरांग और उनकी कहानी नावी लोगों की आस्था पर ही एक सवाल उठाती है। कैसा सवाल? वरांग मानती है कि जब ज्वालामुखी फटने से उसका कबीला मर रहा था तो उनकी देवी एवा ने उनकी मदद नहीं की। ओहो।
इसलिए वो एवा को और उसके मानने वालों को अपना दुश्मन मानती है। वो नावी समाज के विद्रोही है। वाह, तो मतलब नावी लोगों में भी वैचारिक मतभेद हैं। ये तो कहानी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। बिल्कुल। और इसी हमले और उथल-पुथल के बीच स्पाइडर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या होता है? लड़ाई के दौरान स्पाइडर बच्चों के साथ अलग हो जाता है और उसके मांस की ऑक्सीजन वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो जमीन पर तड़पने लगता है, उसकी जान जाने वाली होती है। और तभी कीरी, जिसका एवा के साथ वो रहस्यमयी कनेक्शन है, वो प्रार्थना करती है। और यहीं पर कुछ अविश्वसनीय होता है। जमीन से पेड़ की जड़ों जैसे रेशे निकलते हैं। वो स्पाइडर के शरीर से जुड़ जाते हैं। और वो सांस लेने लगता है बिना मास्क के। हाँ, पैंडोरा की जहरीली हवा में। ये तो खेल ही बदल देने वाली बात है। ये सिर्फ खेल नहीं बदलता, ये कहानी का पूरा तख्ता पलट देता है। जो स्पाइडर के लिए एक वरदान है, वो पूरे पैंडोरा के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है। कैसे? सोचिए, अब तक पैंडोरा का सबसे बड़ा हथियार, उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच क्या था? उसकी जहरीली हवा। इंसान वहां बिना मास्क या अवतार बॉडी के रह ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। और कीरी की प्रार्थना और एवा की शक्ति ने अनजाने में वो रक्षा कवच तोड़ दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक इंसान का शरीर पैंडोरा के वातावरण के अनुकूल हो सकता है। वो अडेप्ट कर सकता है। हाँ, और अगर इंसानों को ये पता चल गया और उन्होंने इस प्रक्रिया को कॉपी करने का तरीका ढूंढ लिया तो मतलब अब उन्हें अवतार बॉडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। वो अपनी पूरी आबादी को पैंडोरा पर उतार सकते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत ज्यादा। स्पाइडर अब सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक चलता फिरता जैविक रहस्य बन गया है जिसे हर कोई हासिल करना चाहेगा। वो परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ अनजाने में ही पैंडोरा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। सही कहा। कहानी में आगे चलकर कुछ बहुत ही अजीब और अस्थायी गठबंधन भी बनते हैं। हाँ, जब बच्चे राख कबीले से घिरे होते हैं तो उन्हें बचाने के लिए जेक और क्वारिज, मतलब दो जानी दुश्मन, कुछ पलों के लिए एक साथ लड़ते हैं। ये दिखाता है कि कॉरेज के लिए स्पाइडर कितना मायने रखता है। बिल्कुल। अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ खड़े होने को भी तैयार है। ये उसके किरदार में एक नई परत जोड़ता है। वो सिर्फ एक मशीन जैसा विलन नहीं है। नहीं है, लेकिन ये दोस्ती पल भर की होती है, क्योंकि इसके बाद एक कहीं ज्यादा खतरनाक गठबंधन बनता है। कर्नल क्वारिज और राख कबीले की लीडर वरांग का। और यहाँ क्वारिज की चालाकी दिखती है। वो समझ गया है कि वो जेक को अकेले नहीं हरा सकता, तो वो नावी को नावी से लड़ाने की रणनीति अपनाता है। हाँ, वो वरांग के एवा के प्रति गुस्से और नफरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वो उसे इंसानी हथियार देता है, उन्हें चलाना सिखाता है, और बदले में वरांग उसे जेक को पकड़ने में मदद करने का वादा करती है। ये तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, नावी लोगों की जमीन की जानकारी और इंसानों की विनाशकारी तकनीक। बिल्कुल। क्वारिज अब सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक रणनीतिकार बन गया है जो फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है। और इस गठबंधन का नतीजा बहुत बुरा होता है। जेक और स्पाइडर पकड़े जाते हैं। हाँ, आरडीए यानी इंसानी कॉर्पोरेशन स्पाइडर को रिसर्च के लिए ले जाती है ताकि वो उसकी अडैप्टेशन का राज जान सके। और यहीं पर जेक और नीति के सामने उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला खड़ा होता है। सही कहा। जब वो किसी तरह स्पाइडर को छुड़ा लाते हैं तो जेक एक ऐसी बात कहता है जो दिल दहला देती है। वो कहता है, अगर हमें पैंडोरा को बचाना है तो हमें स्पाइडर को मारना होगा। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। जिस बच्चे को उन्होंने पाला, जिसे वो अपना बेटा मानते हैं, उसे मारने की बात। मुझे लगता है ये डर से कहीं ज्यादा था। ये एक कमांडर का फैसला था, एक जिंदगी के बदले करोड़ों जिंदगियों को बचाने की सोच। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक उलटफेर होता है। नीतीरी, जो हमेशा स्पाइडर को एक बाहरी समझती थी, हाँ, जो उसे क्वेरिज का बेटा होने की वजह से शक की नजर से देखती थी, वो उसे बचाती है। वो जेक का विरोध करती है। बिल्कुल। वो कहती है कि स्पाइडर ने जेक की जान बचाई थी और अब वो परिवार का हिस्सा है, उसे नहीं मार सकते। और यही वो पल है जब नीतीरी आखिरकार स्पाइडर को पूरे दिल से अपना लेती है। हाँ, जेक भी अपने दिल की सुनता है और स्पाइडर को नहीं मार पाता। ये उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और भावुक पल है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि पेंडोरा पर खतरा अभी भी बना हुआ है। तो अब क्या? स्पाइडर बच गया है, लेकिन आरडीए को एडेप्टेशन का राज पता चल चुका है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब एक आखिरी सबसे बड़ी लड़ाई होके रहेगी। आर पार की लड़ाई। हाँ, अब दांव पर सब कुछ लगा है।
एक तरफ है आरडीए और उनके नए सहयोगी राख कबीला, और दूसरी तरफ है जेक, उनका परिवार और बाकी सभी नावी कबीले। और जेक को एहसास होता है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे फिर से वही बनना होगा जो वो सालों पहले बना था, तोरोप माक्तो। हाँ, वो एक बार फिर उस महान पंछी को बुलाता है ताकि सभी कबीलों को एकजुट कर सके। लेकिन क्या सब उसका साथ देते हैं? शुरुआत में नहीं। तुलकुन, जो विशालकाय समुद्री जीव है, वो लड़ाई में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। क्यों? उनकी महामाता हिंसा के खिलाफ है। लेकिन जब आरडीए के जहाज उन पर भी हमला करते हैं और उन्हें मारने की योजना बनाते हैं, तो महामाता को एहसास होता है कि अब चुप रहने का मतलब है मौत को चुनना। और वो खुद पहला हमला करती है। हाँ। इस लड़ाई में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन साबित होता है? मुझे लगता है कीरी का कोई बड़ा रोल होगा। आप बिल्कुल सही हैं। इस युद्ध में कीरी की भूमिका सबसे अहम और चौंकाने वाली है। जब नावी सेना हारने लगती है, आरडीए का पलड़ा भारी पड़ने लगता है, तब कीरी वो एवा से जुड़ती है। हाँ, स्पाइडर और टुक की मदद से वो आध्यात्मिक पेड़ के जरिए एवा से जुड़ती है। और फिर क्या होता है? जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। ये पहली फिल्म जैसा नहीं है जहां एवा ने अंत में आकर सिर्फ बचाव किया था। इस बार कीरी एवा के गुस्से का जरिया बन जाती है। मतलब? वो सिर्फ मदद नहीं मांगती, वो आदेश देती है। पेंडोरा के हर एक जीव जंतु को, हवा में उड़ने वाले इकरान से लेकर जमीन पर दौड़ने वाले जानवरों तक, सबको इंसानी सेना को खत्म करने का हुक्म देती है। बाप रे, मतलब ग्रह खुद एक योद्धा की तरह लड़ रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ नावी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे पेंडोरा की लड़ाई है। प्रकृति का कहर। कीरी की इस शक्ति के आगे तो इंसानी तकनीक बेकार हो जाती होगी। पूरी तरह। आरडीए की सेना तबाह हो जाती है, उनके जहाज नष्ट हो जाते हैं, और इसी महाविनाश के बीच कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। जेक और क्वारिज का आखिरी आमना सामना। हाँ, लड़ाई के बीच में स्पाइडर एक खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड में गिरने लगता है, और उसे बचाने के लिए क्वारिज आगे आता है। वो स्पाइडर का हाथ पकड़ लेता है। हाँ, और जेक उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है। वो स्पाइडर को तो बचा लेता है, लेकिन क्वारिज अपना संतुलन खो देता है और जानबूझकर खुद को छोड़ देता है। वो उसी मैग्नेटिक फील्ड में समाकर अपनी जान दे देता है। जान दे देता है। एक मिनट, क्या वो सच में मर गया? क्योंकि स्रोत में ये भी लिखा है कि ये पक्का नहीं है। हो सकता है कि भविष्य की फिल्मों के लिए एक रास्ता खुला छोड़ा गया हो, लेकिन अगर हम इस पल को उसकी कहानी का अंत माने तो ये बहुत कुछ कहता है। क्या? उसका आखिरी काम नफरत या बदले का नहीं, बल्कि अपने बेटे को बचाने का था। क्या ये पछतावा था या सिर्फ एक पिता की आखिरी भावना? ये उसके किरदार को एक बहुत जटिल अंत देता है। ये दिखाता है कि अपनी सारी नफरत के बावजूद उसके अवतार शरीर में इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी जिंदा था। बिल्कुल। तो जंग खत्म होती है, नावी लोग जीत जाते हैं, शांति लौट आती है, और कहानी के सबसे बड़े भावनात्मक धागे को भी एक खूबसूरत अंत मिलता है। हाँ, स्पाइडर को परिवार में पूरी तरह से अपना लिया जाता है। और फिल्म के आखिरी सीन में सभी नावी आध्यात्मिक पेड़ से जुड़ते हैं, और वहां उन्हें अपने बिछड़े हुए प्रियजनों की आत्माएं दिखती हैं। लोआक अपने बड़े भाई नेतियम को देख पाता है। परिवार एक तरह से फिर से पूरा हो जाता है। ये अंत बहुत सुकून देने वाला लगता है, लेकिन क्या खतरा सच में टल गया है? तात्कालिक सैन्य खतरा जरूर टल गया है। आरडीए की सेना हार चुकी है, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक सवाल छोड़ जाती है। क्या? जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। इंसानों को अब पता चल गया है कि पेंडोरा के वातावरण में अडेप्ट करना संभव है। तो भविष्य का खतरा सिर्फ संसाधनों का नहीं, बल्कि सह अस्तित्व का होगा। अब लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्रह पर जीने के अधिकार के लिए होगी। बिल्कुल। और ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। इस कहानी का अंत स्पाइडर को एक नावी के रूप में अपनाने के साथ होता है, लेकिन एक इंसान का जैविक रूप से नावी बन जाना, जैसा स्पाइडर के साथ हुआ, इसका असली मतलब क्या है? क्या स्पाइडर दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करेगा? तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन इंसान है और कौन नावी।